हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोमास एनर्जी के बारे में, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो पहले तो हम समझते हैं बायोमास होता क्या है। बेसिकली बायोमास वो चीज होती है जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें CHONS का बॉन्ड होता है। तो उसमें प्लांट्स आ सकते हैं, वुड आ सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है। तो जिसमें भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सब हम उसको बायोमास बोल सकते हैं। सो ये एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है टू द फॉसिल फ्यूल। अगर हमको क्लाइमेट चेंज जो अभी इतना सारा बढ़ चुका है उसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो जो भी हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल है उसका डिपेंडेंस कम करके सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा। सो बायोमास एनर्जी एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है टू द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल विच इज नॉन रिन्यूएबल। सो वी विल सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायोमास। तो सबसे पहले तो वुड, जो सबसे कॉमन बायोमास का सोर्स होता है, जिसमें लॉग, देन वुड चिप्स, सो डस्ट वगैरह आ सकता है। सो वुड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोमास। देन एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, तो एग्रीकल्चर में से भी मोस्टली सब ऑर्गेनिक मैटर निकलता है, मैन्योर, स्ट्रॉ, क्रॉप स्टॉक्स, ये सब हम बायोमास एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। देन एनर्जी क्रॉप्स, स्पेशली ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी हो, तो उसे एनर्जी क्रॉप्स बोला जाता है। So that is also one of the source of biomass. Then municipal solid waste and industrial residue. So household में से जो ऑर्गेनिक मैटर निकलता है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में से, एज वेल एज इंडस्ट्री में जो भी ऑर्गेनिक मैटर निकलता है वो भी एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं. So here this biomass sources are given: agricultural crops and residue, then sewage, then municipal solid waste, animal residue, industrial residue, फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स एंड रेसिड्यू. सो ये सभी जो सोर्स है बायोमास के, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे बायोमास में से बायो एनर्जी कैसे बनता है. तो जो भी हमारे सोर्स ऑफ बायोमास है, लाइक ट्री, प्लांट्स या वुड प्रोडक्ट्स, ये सभी बायोमास है. ये जब हम पावर प्लांट में डालते हैं बायोमास, जो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, तो उसमें से मेनली CO2 जनरेट होता है, और वही CO2 ट्री वगैरह यूज करते हैं, विच आर द मेजर सोर्सेस ऑफ बायोमास. तो ये एक साइकिल है बायोमास एनर्जी का. सो कौन से फॉर्म में हम बायो एनर्जी यूज कर सकते हैं. तो जो भी हमारे मेन बायोमास है, फूड प्रोडक्शन से आ रहे हैं, या क्रॉप से आ रहे हैं, या एनिमल रेसिड्यू से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उन सब का यूज हम कर सकते हैं एज बायोमास. सो उसमें से बायो हीट या बायो पावर जनरेट होता है, साथ साथ में CO2 जनरेट होता है. उसको हम लिक्विड बायोफ्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जो भी हमारा बायोमास है, तो वो हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल में यूज कर सकते हैं, उसमें से भी CO2 जनरेट होता है. देन इट मे बी यूटिलाइज टू क्रिएट द बायो स्टीम. तो स्टीम में से भी बायो हीट एंड बायो पावर जनरेट हो सकता है. वो भी अल्टीमेटली उसमें से CO2 जनरेट होता है. तो जो भी ये CO2 है, दैट इज जनरली absorbed by these plants, and again it is converted into organic matter, and again it is converted into biomass. So basically ये एक तरह का कार्बन साइकिल होता है, जिसमें ये बायोमास एनर्जी हम जब कन्वर्ट करते हैं, तो वो CO2 में कन्वर्ट होता है, वही CO2 वापस ट्री में यूज होता है, एंड लाइक इट इज अ साइकिल. सो दिस इज अ साइकिल ऑफ बायोमास टू बायो एनर्जी. अभी हम देखेंगे कि बायोमास से अगर बायो एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी टेक्नोलॉजीज है. सो बेसिकली थर्मोकेमिकल कन्वर्जन या बायोकेमिकल कन्वर्जन. थर्मोकेमिकल मतलब उसमें जलाने का मतलब उसमें कंबशन आएगा, जबकि बायोकेमिकल कन्वर्जन में इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. सो थर्मोकेमिकल केमिकल कन्वर्जन में डायरेक्ट कंबशन का मतलब उसको डायरेक्ट, जो भी हमारा बायोमास है उसको हम डायरेक्टली जला के उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पायरोलिसिस. सो पायरोलिसिस इज बेसिकली हीटिंग द बायोमास इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या प्रोड्यूस होता है? बायोचार, जो एक वैल्यूएबल सॉइल अमेंडमेंट मतलब मेन्योर की तरह यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है गैसिफिकेशन. तो इसमें भी कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू कंबस्टिबल गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. तो ये तीनों, गैसिफिकेशन, डायरेक्ट कंबशन, देन पायरोलिसिस, दे आर कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जिस हीट से रिलेटेड है. नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल कन्वर्जन. उसमें एनारोबिक डाइजेशन मेजर है. तो बेसिकली एनारोबिक डाइजेस्टर एक एनारोबिक ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर जितना भी हमारा बायोमास है वो सब डाला जाता है, एंड फॉर सर्टन डेज उसमें ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जिसमें से बायोगैस निकलता है, जो एज अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं हम. वही बायोगैस को हम बायोमीथेन, मतलब इसमें से मीथेन जनरेट होता है. बेसिकली एनारोबिक डाइजेशन जब होता है, देयर आर टू एंड प्रोडक्ट्स, CO2 एंड मीथेन. सो जो मीथेन है वो एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं गाड़ी वगैरह में, एज वेल एज उसके इट कैन बी यूज एज अ गैस, बिकॉज इट्स अ नेचुरल गैस. सो उसको हम गैस ग्रिड में डाल के कुकिंग गैस की तरह भी यूज कर सकते हैं.
और ये तो हुआ आपका गैस वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज बायोगैस। बट जो डाइजेस्टेड मतलब जो सॉलिड प्रोडक्ट है उसको ड्राई करके हम सॉइल फर्टिलाइजर या लाइवस्टॉक बेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो एनारोबिक डाइजेशन जब हम करते हैं तो एक तो बायोमास जो रिन्यूएबल फ्यूल है उसके साथ साथ हमको सॉइल फर्टिलाइजर या सॉइल अमेंडमेंट भी मिल सकता है, मतलब दो एंड प्रोडक्ट उसके मिलते हैं। उसके अलावा भी बायोकेमिकल कन्वर्जन में फर्मेंटेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, बट मेजर जो है वो एनारोबिक डाइजेशन से हम कन्वर्ट करते हैं बायोमास टू बायोगैस और विच इज बायोफ्यूल। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोमास एनर्जी? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि बायोमास तो मिलता ही रहता है। कार्बन न्यूट्रलिटी, क्योंकि हमारा जो ये CO2 है वो हम उसका एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग दिस बायोमास एनर्जी। लेस डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल अगर हम बायोमास यूज करेंगे तो फॉसिल फ्यूल कम यूज होगा। इट कैन प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जैसे फार्मर्स होते हैं तो उनके पास तो बहुत सारा बायोमास अवेलेबल होता है, तो वो घर में गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं। सो दैट कैन सर्व द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल एज कुकिंग गैस। सो डोमेस्टिकली भी हम उसको यूज कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ बायोमास एनर्जी आर इजीली अवेलेबल, जैसे बायोमास है तो कहीं पे भी अवेलेबल होगा। लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल एंड रिड्यूसेस एंड यूटिलाइज द वेस्ट। तो जो भी बायोमास जो हम एज ए वेस्ट जो हम बोलते हैं वही वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है? कंप्लीटली क्लीन एनर्जी सोर्स नहीं है, इकोनॉमिकली इनसफिशिएंट है, क्योंकि हमको ये प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। इट कैन लेड टू डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो, अगर बहुत ज्यादा बायोमास एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ सकता है। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस, अगर हमको एनर्जी क्रॉप्स ग्रो करने हैं तो लैंड चाहिए। ऑल्सो इट रिक्वायर्स वाटर, देन लो एनर्जी डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल, देन इट रिक्वायर्स द सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बायोमास एनर्जी। सस्टेनेबली मेंटेन करना और मैनेज करना इट इज वेरी एसेंशियल इफ यू आर गोइंग फॉर बायोमास एनर्जी। तो कौन से चैलेंजेस है बायोमास एनर्जी के लिए? तो सबसे पहला तो लैंड यूज, जैसे मैंने बोला कि अगर बायोमास के लिए स्पेशल क्रॉप ग्रो करते हैं तो इट कैन हैम्पर द एग्जिस्टिंग फूड प्रोडक्शन, जो क्रॉप हम यूज करते हैं फूड के लिए। देन लॉजिस्टिक, पावर प्लांट में ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो महंगा हो सकता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है। कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ बायोमास एनर्जी कैन बी हायर देन फॉसिल फ्यूल depending on the technology and location. So these are some of the constraint or challenges that biomass energy may be having. Now these are the biomass energy applications that we have already discussed. Heat and electricity production होता है directly burn करके या converted into fuel करके। Then transportation में use कर सकते हैं in the form of biodiesel and ethanol, जो vehicles में use कर सकते हैं। Then industrial process में भी heat and energy के लिए use कर सकते हैं and उसका CO2 emission and cost reduction कर सकते हैं। Then agriculture and forestry में हम as a fertilizer, soil amendment and feedstock के लिए भी use कर सकते हैं। So these are some of the applications of biomass energy. So future of biomass energy की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो ही रहा है, R&D हो रहा है ताकि काफी कॉस्ट इफेक्टिव बायोमास टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए टू कन्वर्ट द बायोमास टू बायोएनर्जी। देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ बायोमास एनर्जी एज ए सस्टेनेबल source alternative to the fossil fuel. Then demand is also growing because nowadays मेजर जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें मेजर जो है वो एनर्जी कंजम्पशन। सो गवर्नमेंट एंड ऑल आर trying to shift from non-renewable to renewable energy source. So this is a renewable energy source, so that can be considered as a sustainable alternative. तो उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। सो एनवायरमेंटल बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ by using the biomass energy we are diverting from fossil fuel to renewable energy source, and that can help in fight against the climate change. So there are many advantages of this biomass fuel and it can serve as a sustainable energy source. So अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।